हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटोर। सो लास्ट लेक्चर में हमने आपका डिस्कस किया था चाइल्ड कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड द प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या है, यहाँ पे हम कुछ इंटेलिजेंस थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने क्या थ्योरीज दिया था इंटेलिजेंस के रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे। तो ये सब डिस्कस करने से पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या होता है। तो अगर हम जनरल में बात करें तो इंटेलिजेंस को क्या कहा जाता है कि मीनिंग की कितना पर्सन्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, ये कह सकते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, जहाँ हम इस तरह कह सकते हैं कि बच्चे का क्या रीजनिंग पावर है। ठीक है, उसका थिंकिंग सोचने का क्या वे है। ठीक है, किस वे से वो सोचता है। ठीक है, उसकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, कितना फास्ट वो चीज़ों को ग्रास्प करता है। ठीक है, उसका डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन कितना फास्ट लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, इंटेलिजेंस में आ जाती है अगर जनरल वे में देखा जाए। तो डिफरेंट जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए हुए हैं इंटेलिजेंस के बारे में। कुछ ने क्या बोला कि इंटेलिजेंस क्या है, एक ऐसा एबिलिटी है व्यक्ति का जो क्या करता है, उसको पूरी दुनिया को समझने में मदद करता है। ठीक है, हेल्प करता है पूरी पूरी दुनिया को समझने में। ठीक है, जहाँ उसका लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने में। ठीक है, क्या वो चीज़ें लॉजिकली सोचता है। ठीक है, और किस तरह से वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता है इफेक्टिवली टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये सारा एक जनरल वे में इंटेलिजेंस के बारे में था। तो अब देखो इंटेलिजेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। उसमें कुछ हमारे पास स्पेसिफिक एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ होती हैं बच्चों की या व्यक्ति की बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले अडॉप्टिबिलिटी। ठीक है, अडॉप्टेशन। तो ये भी क्या है, इंटेलिजेंस है ना, किस वे से आदमी अपने आप को किसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करता है। ठीक है, मीन अपने जैसे अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो अगर अगर सर्वाइव करने के लिए, देखो अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो सर्वाइव करने के लिए अगर व्यक्ति है उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल नहीं पाएगा ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो जो स्पीसीज होगा वो उसके डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो मेन अपने आप को उस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एडजस्ट करना, तो वो तो हो गया उसका अडाप्टेशन। ठीक है, सेकंड आ गया कैपेसिटी फॉर नॉलेज एंड एबिलिटी टू अक्वायर इट। कितना व्यक्ति का कैपेसिटी है, किस वे से वो नॉलेज को गेन कर रहा है। ठीक है, उसका कितना एबिलिटी है नॉलेज को गेन करने का, ये भी इंटेलिजेंस में आ जाएगा। ठीक है, क्या वो कितने किस वे से वो उसका क्या वो सोचता है। ठीक है, ठीक है, ये सारा किस में आ जाएगा, इंटेलिजेंस में आ जाएगा। फिर रिलेशनशिप डेवलप करना। ठीक है, ये भी इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद इवेल्यूशन करना, किसी को जज करना। ठीक है, तो वो सारा क्या है, पार्ट है इंटेलिजेंस का। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट को स्टडी करना और किस तरह और एक प्रॉपर वे से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना, ये सारा किस में आ जाएगा, आपका इंटेलिजेंस में आ जाएगा। तो अगर हम इन चीज़ों को सबको मिला के बात करें तो सबसे पहले लर्निंग में क्या आ जाएगा, हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्वायर करते हैं। ठीक है, फिर हम उस चीज़ों को याद करते हैं, रिटेन रखते हैं। ठीक है, और फिर उस नॉलेज को हम यूज़ करते हैं आगे फर्दर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो ये किस में आ जाएगा, लर्निंग में। तो ये भी क्या है, इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। फिर क्या करेंगे, सेकंड रिकॉग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स। अब देखो विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, जो हमने चीज़ों को, जो नॉलेज हमने गेन किया है, उस नॉलेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट में है। ठीक है, प्रॉब्लम्स को, जो इन्वायरमेंट में ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको हम उन प्रॉब्लम से, जिन प्रॉब्लम्स को हमको डील करना चाहिए, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनको सॉल्व करना, ये भी क्या है, इंटेलिजेंस ही है। ठीक है, उसके बाद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मैंने बता दिया, पहले प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करना, फिर उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, तो ये सारा क्या है, इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। अब देखो कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं, थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ कुछ ने जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या बोला कि इंटेलिजेंस क्या है, एक सिंगल और जनरल एबिलिटी है बंदे की। ठीक है, मीन कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि बंदे की क्या कॉमन सेंस है, अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये हो गया जनरल एबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो। सेकंड आ गया, कुछ ने कहा कि नहीं, इंटेलिजेंस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमने एप्टीट्यूड आ जाता है बच्चे का। ठीक है, स्किल्स आ जाता है, उसके टैलेंट्स आ जाता है, ये सारा किस में आ जाएगा, इंटेलिजेंस में आ जाएगा। सबसे पहले जो थ्योरी दिया था वो अल्फ्रेड बिनेट और टर्मन ने दिया था। उनकी थ्योरी को यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उन्होंने क्या बोला कि जो इंटेलिजेंस में सिर्फ एक फैक्टर है जो क्या, वो जो हेल्प करता है आपका
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को डील करने में। उस फैक्टर को उन्होंने क्या बोल दिया, जी फैक्टर और जनरल फैक्टर। इसमें कॉमन सेंस ही आ जाती है। मीन विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस, मीन विद द हेल्प ऑफ जनरल एबिलिटी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं होता, क्योंकि देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास क्या करते हैं, वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इफ वन हैज़ अ फंड ऑफ इंटेलिजेंस ही कैन यूटिलाइज इट इन एरिया, इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। उसका मानना क्या है, अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वो अगर वो इंटेलिजेंस है, तो दिस मीन कि वो अपने किसी भी अगर लाइफ में जो पूरे किसी अब लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी वो उसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन वैसा नहीं होता। लेकिन आपने देखा, अगर प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि चीज़ें डिफर हैं। हम देखते हैं कि जो एक ब्रिलियंट प्रोफेसर है मैथमेटिक्स का, वो क्या हो सकता है, सोशली क्या हो सकता है, सोशली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, सोशली इल एडजस्टेड हो सकता है। तो इस तरह में उसके क्या होगा, सोशल स्किल्स नहीं होगा। बेशक उसका क्या मैन जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो वे है, वो स्किल है उसके पास, लेकिन जो जो सोशल स्किल्स है वो उसके पास नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा एक में अच्छा है तो वो दूसरे में अच्छा नहीं हो सकता। तो ये थ्योरी काफ़ी हद तक थोड़ा फेल हो गया। सेकेंड थ्योरी हम बात करते हैं चार्ल्स स्पेयरमैन थ्योरी का। इसमें क्या टू फैक्टर थ्योरी है। इसमें क्या बोला उसने, 1994 में ये थ्योरी दिया था। इसने उसने क्या बोला, जनरल फैक्टर तो होता ही होता है, लेकिन जनरल फैक्टर के अलावा पर्सन्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। उसको उसने क्या बोल दिया, एस फैक्टर दे दिया, ठीक है। जनरल फैक्टर जो होता है वो हमें जब हम जन्म लेते हैं उस टाइम ही बंदे का जो चीज़ें डेवलप होंगी, ठीक है। लेकिन जो एस फैक्टर होगा वो हम एजुकेशन और अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है गाइज। ये था हमारे पास स्पेयरमैन थ्योरी का कंसेप्ट। फिर आ गया लुईस थर्नस्टोन। इसने क्या बोला, इसने कुछ इसका जो फोकस था, कुछ 7 ऐसी डिफरेंट एबिलिटीज़ थी। उसने उनको क्या बोल दिया, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बोला। उसके अकॉर्डिंग उसने बच्चे को इंटेलिजेंस बताना स्टार्ट किया। उसमें क्या था, वर्बल कंप्रीहेंशन था, इंडक्टिव रीजनिंग था, परसेप्चुअल स्पीड था, न्यूमेरिकल और अर्थमेटिक एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, एसोसिएटिव मेमोरी, स्पेशल विजुअलाइजेशन। अब ये जो उसने 7 जो एबिलिटीज़ थी, ये उसने क्या किया था, 56 कम से कम टेस्ट किए थे। उसके कम से कम 240 कॉलेज स्टूडेंट्स पे उसने ये 56 टेस्ट किए। उसके बाद एनालिसिस करके उसने इन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को फाइंड किया, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हो गया न्यूमेरिकल और अर्थमेटिक एबिलिटी। न्यूमेरिकल में क्या होगा कि आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है, जब कुछ आपको कैलकुलेशंस करने में आपका कितना स्पीड है, ठीक है, वो सारा किस में आ जाएगा, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में। मीन अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को आप किस स्पीड से, किस किस एक्यूरेसी से सॉल्व करते हो, वो आपका आ जाएगा इसमें। सेकंड हो गया वर्बल कंप्रीहेंशन। इसमें क्या होगा कि किस वे से जो पर्सन है वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है, जैसे किसी वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, किस वे से वो सेंटेंसेस और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो ये किससे जज किया जा सकता है, हम वोकेबलरी टेस्ट लेते हैं, ठीक है, बच्चे का जंबल वर्ड्स दे देते हैं, जब वर्बल और कंप्रीहेंशन टेस्ट हो गया, ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन टेस्ट हो गया, उससे हम उसका वर्बल कंप्रीहेंशन टेस्ट चेक करते हैं। से थर्ड हो गया हमारे पास स्पेशल विजुअलाइजेशन। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम रिलेटेड टू जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, रियल और इमेजिनरी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक फिगर्स होंगी, ठीक है। हम उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, अभी उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम किसी फिगर को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अगर रोटेट करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ये चीज़ें आ जाती हैं आपकी स्पेशल विजुअलाइजेशंस में। उसके बाद आ गया एसोसिएटिव मेमोरी। मेमोरी में अगर बात किया जाए तो हम कितनी फास्ट किसी चीज़ को याद रखते हैं, ठीक है, कितनी देर तक याद रखते हैं, कितनी फास्ट हम चीज़ों को ग्रास्प करते हैं, और कितने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उन चीज़ों को याद करते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को बोलते हैं लर्न करने के नॉनसेंस सिलेबस। नॉनसेंस सिलेबस क्या होता है, जिसका मीनिंग नहीं होता, जैसे BEC, CUD, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स होंगे, और उसको रिकॉल करने में, ठीक है, उसको बाद में याद करना है, कितनी देर तक हम उसको उन चीज़ों को याद रख पाते हैं, ठीक है, जिनका मीनिंग नहीं है। क्योंकि जिनका मीनिंग होगा उनको तो हम याद रखते हैं, लेकिन जिनका मीनिंग नहीं होगा उनको याद करना देखते हैं कि कितनी देर तक वो चीज़ें वो याद रख सकता है। तो ये आ जाता है हमारा एसोसिएटिव मेमोरी में।
फिर बात करते हैं हम वर्ड फ्लुएंसी में, ठीक है। वर्ड फ्लुएंसी में क्या होगा, हम बच्चे को इसमें क्या करेंगे, बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। हम बच्चे को कुछ वर्ड्स दे देंगे, उसको बोलने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। उसमें हम चेक करेंगे कि कितने फ्लुएंट वे से वो उन वर्ड्स को बोल पाता है, ठीक है। अगर तो वो उन वर्ड्स को उनका उसका फ्लुएंट क्या हाई वर्बल फ्लुएंसी है, दिस मीन वो इजीली उस टास्क को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर उसका वर्बल फ्लुएंसी कम है, बोलने जो अगर डिफ़िकल्टी आता है वर्ड्स को स्पीक करने में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको जो वर्ब लो उसका वो जो वर्बल फ्लुएंसी लेवल होगा वो क्या होगा, लो होगा, जिससे वो अपना टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है गाइज। तो दिस टेस्ट इज यूज टू मेजर द फैक्टर में इन्वॉल्व आस्किंग पार्टिसिपेंट्स टू रैपिडली थिंक ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन और एंड विद अ स्पेसिफिक लेटर। तो यहाँ पे हम किसी लेटर को बोल सकते हैं, किसी लेटर को बोल सकते हैं कि उस ऐसा वर्ड बोलो जहाँ पे वो लेटर एंड हो रहा हो या फिर स्टार्ट भी उस लेटर से हो रहा हो। कोई पर्टिकुलर वर्ड दे सकते हैं, जैसे ए से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, और एंड किसी वर्ड से हो रहा हो, वाई से एंड हो रहा हो, ठीक है। इस तरह के हम टेस्ट ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग का। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होगा, हम क्या करेंगे, काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन करके, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम एक जनरल प्रिंसिपल पे आते हैं, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर सीरीज होगी, वर्ड सीरीज होगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स और नंबर्स हो गया। नंबर सीरीज में क्या होगा, हम क्या करेंगे, 1 2 3 जैसे कोई नंबर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, बाकी आगे हमें कुछ डैश दे दिया जाएगा और हमें हमें क्या करना है, नंबर को फाइंड करना है। नंबर को फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द सीरीज, क्या पैटर्न चल रहा है उसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग वैसे ही वर्ड सीरीज आ जाती है, अल्फ़ाबेट्स कुछ दे दिए जाएंगे, बता देंगे कि नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन करके उसको बाद में जनरल प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आता है आपका इंडक्टिव रीजनिंग में। उसके बाद आ गया परसेप्चुअल स्पीड। मीन परसेप्चुअल स्पीड में कितनी स्पीड से हम किसी चीज़ों को किसी इमेजेस को, स्पेसिफिक इमेजेस को, किसी नंबर्स को, किसी लेटर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे किसी हमने काफ़ी सारे फिगर्स दे दिए जिसमें टेलीफोन है, पेन है, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइन है, एप्पल है। तो कितने कितने फास्ट वे से उन चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज करता है बच्चा, वो आ जाता है आपका परसेप्चुअल स्पीड में, क्या उसकी स्पीड है, ठीक है गाइज। तो ये आ जाएगा आपके 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। फिर हम बात करेंगे लास्ट में रेमोंड कैटल एंड जॉन हॉर्न थ्योरी, इसको 3 स्टेटम थ्योरी भी कहते हैं। ये 1966 में डेवलप किया था। इसने इसने दो चीज़ें डेवलप की हैं यहाँ पे, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी। इसने क्या बोला कि दो पार्ट हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस और आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो फ्लूइड पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से, जिसमें हमारा क्या आ जाता है, जिसमें हम मेज़र करते हैं स्पीड ऑफ रीजनिंग, ठीक है, मेमोरी का कैपेसिटी कितना है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये हमारी इंक्रीज़ करती है अडल्टहुड तक, बट उसके बाद एज अ पर्सन ग्रोज, जैसे जैसे एज हो जाता है वो चीज़ें, मेमोरी जो कैपेसिटी है, रिटेनिंग करने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज अ फ्लूइड पार्ट। सेकेंड आपका आ गया क्रिस्टलाइज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो एक्सपेंशन होगा स्किल का, थ्रू लर्निंग होगा और एक्सपीरियंस से होगा, ठीक है। आप द सोर्सेज ऑफ न्यू नॉलेज एंड न्यू एक्सपीरियंस आर अनलिमिटेड, सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इंक्रीजेज थ्रू ऑफ लाइफ। तो यहाँ से आपने देखा कि सोर्सेज ऑफ जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अनलिमिटेड है। एक्सपीरियंस भी हमारे पास नए नए एक्सपीरियंस हमें होते जाते हैं, ठीक है। तो ये थ्रू आउट हमारी लाइफ चलता रहता है। तो ये हमारी थी आपकी रेमोंड कैटल एंड जॉन हॉर्न थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में हम और थ्योरीज डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।